शुभ संध्या। शाम 6 बजे की इस विज्ञान क्लास में इंडिया के फास्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तक का प्रारंभन हो चुका था। पादपों में कोशिकाएं किस तरह से पादप तंत्र का निर्माण करती है, उन सब को पढ़कर हम अब बढ़ते हैं जंतु जगत की तरफ। ये एक बड़ा बड़ा सा चित्र है जो आप जब भी शुरू करें तब इसे देखिएगा। और अपन स्टार्ट लेते हैं यहां से। थोड़ा सा प्रयास उन बायलिंगुअल डिमांडिंग का रखते हुए एक चार्ट मेक है और इसे समझने का प्रयास करें। ये हमें प्रारंभन देगा, शुरुआत, एक वो कहते हैं क्रिकेट की भाषा में एक ठोस शुरुआत देगा, ताकि हम इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकें। एपिथेलियल टिश्यूज, जो उपकला उत्तक, उत्तक के ये वो भाग पढ़ रहे हैं, जंतु उत्तक को पढ़ रहे हैं। और ये जंतु उत्तक में के 4 अंशों में उपकला उत्तक है और उपकला उत्तक को वापस विभिन्न भागों में बांटा है। ये अलग अलग स्तर पे अलग अलग बातें आपको दिख सकती है। अलग बातें मैंने बातें तो वही है, उसको मॉडिफाइड रूप में, उसी के ब्रांच के रूप में कहीं ये ब्रांचिंग कर देते हैं, लेकिन जो उसका आधार है वो एक होता है सरल शल्की उपकला, एक है स्तरित शल्की उपकला। यह आएगा कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर का मतलब स्तंभाकार हो गया। और सिलिएटेड पक्षमाभी हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्यूबोडाइल घनाकार। ये धीरे धीरे एक एक शब्द थोड़े आपको अपने लगने लगेंगे। और अंत में ये विशिष्ट की श्रेणी में आता है, जो ग्रंथिल उपकला के रूप में अलग से पढ़ा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण और जो आपके प्रश्नों का आधार है, तो एक अच्छा पैकेज होता है इसके पास प्रश्न के रूप में। ये बता दी आपको उपकला उत्तक की जानकारियां कि जंतु उत्तक में मुख्य आपकी उपकला उत्तक है। और आपको बता दूं कि जो उत्तक निर्माण है, किसी भी शरीर का जो भाग है, जो पहला या बाह्य स्तर जो है, वो उपकला के रूप में ही होगा। और उपकला के ये विभिन्न भागों में ये आ जाएंगे, जो शल्कनुमा संरचना ली हुई है, जिनकी संरचना सरल है, फिर कुछ घनाकार होंगी, फिर स्तंभाकार होगी, उसके बाद सीलिया जो आपके अमीबा पैरामीशियम में पढ़ते हैं, तो उसके जो गमनांग है सिलेटेड, उस भांति पक्षमाभी, घन के आकार की और ग्रंथिमयी, ये उप बांटी गई आपके एपिथेलियल टिश्यूज को। फिर आपका है मस्कुलर टिश्यूज। जो मस्कुलर टिश्यूज में आ गया आपके पेशी उत्तक, और पेशी उत्तक को इन्होंने ब्रांचिंग की। एक तो स्तरित, दूसरा अस्तरित, और तीसरा जो कार्डियक या हृदय, कार्डियक या हृदय भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हृदय से संबंधित है और सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मुझे ये कार्डियक टिश्यूज। वाकई शानदार, मतलब ये एकमात्र उत्तक है हमारे शरीर के अंदर जो छुट्टियां नहीं लेता, अनवरत अपने काम में लगे रहते हैं। फिर है आपका संयोजी उत्तक। संयोजन का एक महत्वपूर्ण जिम्मा इन पे होता है। संयोजी उत्तक और प्रश्न का एक बड़ा समूह
लेकर ये तैयार रहता है कंपटीशन एग्जाम में। संयोजी उत्तक में कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, फिर सपोर्टिव, मतलब सामान्य नाम दे दो उनको, सामान्य संयोजी, दूसरा आपका सपोर्टिव सहायक, और तीसरा तरल। और कहना क्या चाहते हैं वो समझ जाइएगा। एरुलर और एडिपोज वसामयी ये वायुत्तक होते हैं, वायु, और आपके जो हम पढ़ रहे हैं उत्तक, तो ये वायुत्तक या एरुलर भी इसका नाम मिलेगा लिखा हुआ। और एडिपोज में वसामयी उत्तक या वशीय उत्तक, फाइब्रस में तंतु उत्तक, और फिर सपोर्टिव में आएगा आपके उपास्थि, बोन्स अस्थि, और फ्लूइड में आ जाएगा रक्त एवं प्लाज्मा, रक्त एवं लिम्फ, प्लाज्मा तो उसी का भाग हो जाएगा, लिम्फ। ये सब प्रकार है। और यहां आया आपका नर्वस, जो नर्व टिश्यूज के रूप में तंत्रिका उत्तक। पूरा शरीर पढ़ें और तंत्रिका उत्तक को ना पढ़ें तो ये असंभव सा लगता है, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। ठीक इसका अगला, जैसे ही हम इस उत्तक की दुनिया से बाहर आएंगे तो हमें नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है। वो नियंत्रण और समन्वय का जो आधार कह दीजिए, क्रियात्मक, संरचनात्मक, सारा संगठन कह दीजिए, वो इसी पे टिका हुआ है। तो एक चार्ट था जिसको भाई आपके अंग्रेजी में आपने देख लिया, हिंदी में हमने बता दिया। अब यहां से आपको उत्तक एक आउटलाइन स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना कि एक पारी को मजबूती देगा, तो शुरुआती 10 ओवर आपने खेल लिए। आपको यह पता चला कि जंतु उत्तक के प्रकार 4 मुख्य है। उपकला है, पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, और तंत्रिका उत्तक है। उपकला नाम रिलेट नहीं करता, इसलिए हम नाम से थोड़े से गफलत में पढ़ सकते हैं कि किस तरह के उत्तक होंगे ये। तो ये शल्की आकार बता दिया, ये घन आकार के बता दिए, फिर स्तंभ आकार के बता दिए। काम, इनका जो सबसे बड़ा काम, ये आपका प्रारंभिक चार्ट है। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट वो होगा जब हम इसको पूरा बनाने के साथ इसके वो एग्जाम्पल भी साथ में लिख लेंगे जहां पर ये पाई जाती है, क्योंकि प्रश्न जो होगा वो वहीं से होगा कि किस भाग में, शरीर के किस भाग में कौन सी जो उपकला, ये कौन से उत्तक का प्रकार जो है या कौन सा उत्तक मौजूद होता है, या फिर ये उत्तक यहां पर पाया जाता है। दोनों तरीके से। आ जाइए अगले भाग पे। ये इनकी कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हो गई जो अच्छे से आपको पढ़नी है, मैं सामान्य रूप में ले लूं। ये संरचनात्मक कोशिका इकाई है। भ्रूणीय विकास, रचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यूज कहेंगे, और हिस्टोलॉजी कहते हैं इसको। मार्सेलो मेलपिज़ाई ने यह स्थापित किया था। हिस्टोलॉजी का नाम मेयर ने दिया था। हिस्टोलॉजी कहते हैं ये बड़े 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 आसान स्वरूप में आ जाता है, इसलिए आपसे सवाल, चूंकि आप फर्स्ट ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे सवाल यह हो सकता है कि हिस्टोलॉजी का नाम किसने दिया। फिर ये बाइकाट, ये यहां पे इसलिए लाया हूं क्योंकि ये कहीं पर बिचेट लिखा हुआ आता है, स्पेलिंग यही है, कहीं पे इसको विचेट लिख देते हैं और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जगह इसका नाम बाइकाट देख लिया, तो बेहतर है कि हम इसको ठीक प्रकार से समझ ही लें कि ये इतने रूपों में आपके सामने आ सकता है। इंग्लिश में इसका नाम लगभग सही चल रहा है, कहीं बी को डब्ल्यू भी कर देते हैं। उत्तक में उपस्थित मैट्रिक्स का तरल उस माध्यम का काम करता है जिससे उत्तक की कोशिकाएं रक्त या लसिका से अपना रासायनिक लेन देन करती है, और इसे उत्तक द्रव या साइनोवियल, ये 2 प्रकार के द्रव दे दिए जो उत्तक में मौजूद होते हैं। एक उत्तक द्रव होता है, दूसरा साइनोवियल द्रव होगा। उत्तक में मौजूद द्रव होता है, वहां पे जाके ये आपके काम की चीज आएगी।
पहला उत्तक जो आपका उपकला उत्तक है, इसके बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला ये आपके सुरक्षा का काम करती है। क्यों करती है? ये त्वचा है, ये बाहर की संरचना बनी, बाहर की संरचना में सबसे पहले उपकला ही आई, उसके बाद दूसरे स्तर आएंगे। तो उपकला सबसे बाहर है, तो इसका मतलब रक्षात्मक आवरण का काम यही करती है। पर दूसरी लाइन में दे दिए कि इनकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों स्तर से है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसको समझना कि ये क्या कह रहा है, एक्टोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है और एंडोडर्म क्या है, और इससे उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ। जब भ्रूणिक संरचना होती है, हमने अब तक ये पढ़ा है एन गैमेट मदर का, एन गैमेट फादर का, ये दोनों मिले, इन्होंने 2n बनाया। ये मिलते कहां है? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में इनका मिलन होता है और वहां से चलकर थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ले लूं तो और भी बेहतर समझ पाएंगे। ये अंडवाहिनी की स्थिति होती है और ये गर्भाशय की यहां पे तीनों भित्ति यहां है। शुक्राणु यहां से चला और अंडाणु यहां से चलते हैं। ये दोनों, ये स्थिति अंडवाहिनी की है। अंडवाहिनी में इनका संयोग होगा और ये दोनों मिलकर 2n की संरचना बनाएंगे, जो युग्मक से युग्मनज मींस जाइगोट फॉर्म में आ गए। अब ये यहां से वापस रिवर्स आएगा इसमें गर्भाशय स्थल की तरफ, और इन तीनों भाग में से कहीं पर भी जाके अटैच होगा। वहीं पे अपरा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा बनती है और उस भ्रूण का पोषण माता के द्वारा होता है। अब उन सब में यहां से जब सेल चलती है जाइगोट फॉर्म में, उसमें विभिन्न प्रकार के विभाजन शुरू हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग अवस्थाएं धारण करती है। वो 16 कोशिका, 32 कोशिका, 64 कोशिका की अवस्था होगी, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इस तरीके से अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती हुई आखिरकार यहां पे उसका डेवलपमेंटेशन शुरू होता है। और ये वो भ्रूण जो है, भ्रूणिक संरचना, वो अपना आकार लेना शुरू करती है। तो जब वो संरचना आकार लेना शुरू करती है तो उसके सबसे बाह्य जो स्तर बनेगा, या इसको इस तरीके से देख लें आप, तो जो इसका सबसे बाह्य स्तर बनेगा, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका हुआ एक्टोडर्म। उसकी जो दूसरी लेयर हुई वो हुई मेसोडर्म, और जो उसकी तीसरी सबसे आंतरिक होती है वो होती है एंडोडर्म। और यही मेसोडर्म जब पूरी भरी हुई नहीं होकर के कहीं कहीं पर इस तरीके से आ जाए, अपना रूप ले ले और कुछ जगह खाली रह जाती है, तो उन्हीं को कूटगुहिक कहा जाता है, क्योंकि वहां पे पूरी संरचना वो अपनी रिप्रेजेंट कर नहीं रहा होता है, मेसो पूरा बना नहीं है। और कहीं पर अगर उपस्थिति इनकी नहीं, ये गुहाएं नहीं बनी है तो अगुहाएं भी कहेंगे उस जंतुओं को। लेकिन यहां पर यह बताया है कि ये जो 3 स्तर बनती है, उस भ्रूणिक अवस्था में तीनों स्तर का जो निर्माण होता है, इससे इस उपकला उत्तक की उत्पत्ति होगी। और यहीं से एक खूबसूरती है इसका कि हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा जो अंग तंत्र है, वो अंग तंत्र अलग अलग भागों में बटा हुआ है। मतलब हमारे बाह्य संरचना जो है, मुख्यतः त्वचा कह दीजिए और बाहर से रिलेटेड जितने भी हमारे अंग आते हैं, वो एक्टोडर्म से बनेंगे। फिर थोड़ा सा इंटर पार्ट में हम जाएंगे तो मेसोडर्म से बनना शुरू होगा, और आंतरिक संरचनाएं जो है वो एंडोडर्म के व्युत्पन्न से बनेगी। तो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, बट गए हैं, बांट दिया गया नहीं है, ये बट गए हैं। उस बट गए का पहला लाइन था कि उपकला उत्तक जो है या एपिथेलियमी जो उत्तक है, उसकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों से होती है। ये एक मोटी लाइन है। और
अच्छे स्तर का प्रश्न है। उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती है, कहना क्या चाह रहे हैं वो समझना। उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई रहेंगी, सटी हुई रहेंगी, तो इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब अंतर कोशिकीय अवकाश जो है या अंतर कोशिकीय जो स्थान है वो आपका नहीं मिलेगा, इनकी सघनता बढ़ी हुई रहेगी। इस कारण से रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित हो जाती है। जल और अन्य पोषक पदार्थों के अवशोषण में इनके सहायक होते हैं ये। और कारण क्या है? क्योंकि इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता या पुनरुद्भवन कह सकते हैं, उसकी क्षमता बड़ी तेजी से होती है। और अभी जो एक लाइन आई थी ना कि ये हमारे सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षा का काम करने का मुख्य आधार यही है क्योंकि इसमें रीजनरेशन की पावर है, और रीजनरेशन की पावर है तो ये जो कुछ आघात सह लेता है उस आघात को रिकवर करने की ताकत भी रखता है। आघात रिकवरी होने की वजह से फिर ये हमारे सुरक्षा का एक बेहतर आवरण बन जाता है। आहार नाल, आहार नाल में अवशोषण, वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण और उत्सर्जन में यह सहायता करेगा। त्वचा और संवेदनाओं पर यह संवेदना ग्रहण करने का काम करता है। संवेदी अंग का काम यही है, संवेदनाओं को ग्रहण करना, जहां ये कोशिकाएं उपयोगी रहती है। एक बड़ा चार्ट आपके इस जो उपकला उत्तक है इनके प्रकार का, और यहां से एक टेक्निक है, क्योंकि हम कमेंट सेशन में बहुत कुछ लेकर आते हैं लेकिन आज पहली बार आप जब लेकर आए तो पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। ये एक चार्ट फॉर्म है, आज अपन इसको स्टडी करते हैं, लेकिन जरूरी ये है, बेहतर तैयारी आपकी तभी होगी जब आप इसी आशय का एक चार्ट अपने हाथ से बना चुके होंगे जिसमें वो तमाम जानकारियां आ जाती है जो आपको रिवीजन कॉल के समय चंद सेकंड में, कुछ मिनटों में उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर देता है। अभी मेरा वर्क है और आपका वर्क वहां पे दिख जाता है, दोनों में अंतर पता चल जाएगा कि तैयारी में हम कहां हैं। स्क्वामस एपिथेलियम मतलब वही शल की उपकला पढ़ रहे थे, उसका आकार ये रहा। ये शल की हमने इसको दी, शल फॉर्म में रहेगी ये, और इस सरल बोला था तो सरल आकृति है इसकी। लोकेशन कहां बताई है इसकी? ये आंतरिक स्तर पर है, ये मुख में है, ये आपके ग्रसिका में है, ये एल्विलॉय में है। एल्विलॉय किसको बोला? फुफ्फुस की आंतरिक संरचना। जब फेफड़े का जो अंतिम रूप है वो इस तरीके से गुब्बारे नुमा होता है, जहां पर बहुत सारे ये आकार है इसके, और इसके ऊपर सघन जाल फैला होगा किसका? रक्त केशिकाओं का। ये है ब्लड कैपिलरीज, और ये आपका एल्विलॉय हो गया, एल्वियोलाई, और हिंदी में कह दूं इसको वायुकोश। यहां पर होता क्या है, जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रविष्ट होती है और ब्लड कैपिलरीज से CO2 इसके अंदर जाती है, और चूंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के प्रति ज्यादा पासनेस होता है या स्नेही होता है, तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन नाम का एक बेहद जटिल संरचना या सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स बना देगा, और इस कॉम्प्लेक्स के साथ ही प्रेशर क्रिएट होगा जिससे CO2 बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अपना स्थान अंदर ले लेती है। और ये रक्त शोधन या कह सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में जो होता है वो वहीं से होता है। और उस यहां क्या था, वायु कोशिका की जो उपकला है वो उसमें किस प्रकार की पेशी पाई जाती है, तो वो आपके स्क्वामस एपिथेलियम या शल्की उपकला
सरल शल की उपकला उसमें मौजूद होगी। क्योंकि ये आसान भाग है, इसलिए सवाल का वो कह सकते हैं प्रायोरिटी या प्रायिकता यहां से हो सकती है। पतला, छोटा, फ्लैट होगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसको वापस समझना, हिंदी में इसके लिए एक शब्द है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य और कोशिका का एक लक्षण होता है अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली, मतलब चयन भी सेलेक्टिव, कि उसको किसको गमन करने देना है और किसको नहीं करना है, ये दोनों उनमें बटा हुआ रहता है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो गमन उतना ही जितना इसकी मर्जी। फंक्शन क्या होगा? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी चयनात्मक जो है परिवहन का काम करेगी ये। फिर आता है स्तृत, ये था आपके शल की। दूसरा है स्तृत उपकला, और इस उपकला, स्तृत का मतलब समझना, एक के ऊपर एक लेयर डाल दी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो समझिएगा। आप परिवहन में कोई वस्तु डाल रहे हैं और उस वस्तु के टूट फूट होने की आशंका है, उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि बाह्य आघात की संभावना अगर बने तो वो उन तक सीमित रह जाए। ठीक यहां पे वही काम हो रहा है। ये स्तृत उपकला हमारे शरीर के लिए बहुउपयोगी है, और बहुउपयोगी होने का कारण क्या है कि ये आघात को सहन करेगी और इसके पास बैकअप का स्तर है। ये दूसरे स्तर के साथ जुड़ी हुई है, तो पहले का आघात आसानी से सह सकती है। ये त्वचा की बाह्य परत है और बहुत सारी परतों में रहती है। कार्य इसका देख लीजिए आप, प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑर्गन्स, ये जो अपने अंग है उनकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन दोनों ही दे रहा है। ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ये जल्दी आ गया है, इसको अपन बाद में लेते हैं। कॉलमुलर, ये आपका स्तंभाकार। इसकी संरचना देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक स्तंभ की भांति, एक खंभा होता है ना, ठीक उसी तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, और ये हमेशा म्यूकोसा को बनाएगा जो अंतर इनर पार्ट का है। और एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी पाचन नली है उसके अंदर इसकी लोकेशन है। इसकी संरचना स्तंभ की भांति है। इसके अलावा ये आपके जितने भी पाचक ग्रंथि में उपस्थित पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं, वहां पर ये मौजूद होगी, और न्यूट्रिएंट्स का शरीर के लिए एब्जॉर्प्शन या अवशोषण भी करेगी। न्यूट्रिशन को जब आप पढ़ेंगे पोषण को, तो पता चलेगा कि हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य पुनरावशोषण होता है, वो अवशोषण के लिए ही पहचानी जाती है, ताकि शरीर से आवश्यक पदार्थ जो है वो बाहर ना जाए और हमें नुकसान ना हो। फिर आता है आपका सीलिएटेड। पहले तो आप इस सीलिया को समझ लीजिएगा। एक कोशिक के प्राणी अमीबा का एग्जांपल इसलिए दिया, तो सॉरी पैरामीशियम का एग्जांपल इसलिए दिया था, तो उसकी बॉडी पर ये गमनांक के रूप में इस तरीके से मौजूद होते हैं। ये सीलिया कहलाते हैं। हिंदी में इसको पक्षमाभ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सीलिया बोला जाता है। तो ये सीलिएटेड होती है। ये वो एपिथेलियम या वो उपकला है जिसके चारों ओर सीलिया मौजूद हो, और ये होगी कहां पे? ये मुख्यतः पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है। रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो श्वसन नली है आपके, वहां है। और इस सब का मुख्य भाग ये होता है कि जो अनावश्यक अनवांछित जो अंदर जा रहा होता है उसको कैप्चर करना या रोकना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ही है। फिर इसका जो काम है वो ये म्यूकस को
आपको पुशिंग करना फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। वो ही है कि आपके जो रास्ते हैं जा रहे हैं, आप शोषण अंग को बिल्कुल निर्मुक्त रखना, ताकि मतलब अब आने वाले समय में मानसून का समय आ रहा है और जो ये पूरे एरियाज होते हैं जहां से बांध में पानी जा रहा होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है, उन सब की सफाई कर देता है ताकि वो जल निर्बाध रूप से उस बांध में पहुंच सके। ठीक यही काम ये कर रहा है कि शोषण जो मार्ग है उस मार्ग के बीच में एकदम उसको फ्री रखना है, ताकि वायु जो हम गैस लेते हैं अपने शोषण के लिए वो फ्रीली उसका आवागमन हो सके। क्यूबोइडल या घनाकार उपकला होगी, ये किडनी में इसकी उपस्थिति नेफ्रॉन में बताई गई है। सेल्स क्यूबोइडल स्ट्रक्चर के होते हैं, घनाकार होंगे, और रीअब्जॉर्प्शन इसका मुख्य काम है, और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा और लार ग्रंथि उत्पादन का काम है, जो इसका श्रवण का काम है उससे ये जुड़ी हुई होती है। तो सिंपली आप समझना कि आप घनाकार जो उत्तक है वो मौजूद कहां है, ये आपकी लार ग्रंथि वाले क्षेत्र में है, ये आपके यूरिन एक्सक्रीशन जो होता है इसका मतलब कहां, उत्सर्जन क्षेत्र में मौजूद है। इसकी बात जब करेंगे सिलिएटेड की, तो वो शोषण पथ में उपस्थित है। तो एक लाइन में अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि शोषण पथ में मौजूद उत्तक है, तो हमारा उत्तर केवल एक होगा, वो है उपकला उत्तक। और एक कदम और आगे बढ़ जाए, वो उपकला के भी वेरियस टाइप्स डाल दें, शल्की उपकला, स्तरित उपकला, स्तंभाकार उपकला, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये पक्षमाभी या सिलिएटेड उपकला होगी। अब मैंने छोड़ा था आपके, इसको लिख दूं पक्षमाभी, और ये घनाकार ग्रंथिल, ग्रंथिल क्या था वो समझना। हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब कोशिका की जो अनियमित वृद्धि है उससे ग्रंथि का निर्माण होता है। ग्रंथि हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती है, और उन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है हार्मोन। इन हार्मोन को, अब ये हार्मोन जहां जिन ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं उनका लक्षित अंग अलग होता है, मतलब इनकी उत्पत्ति अगर मस्तिष्क में होगी, लेकिन ये काम जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे डाल रहे हैं, जो भोजन का उपापचयन हो रहा है उस पे डाल रहे हैं, तो वहां तक इसको जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो इसकी खुद की नली होगी, ये हार्मोन है, और इसका परिवहन नलिका के माध्यम से होगा, और या फिर ये नलिका विहीन होगी, नलिका विहीन होगी, और नलिका विहीन होगी तो फिर इनका परिवहन कैसे होगा, ये रक्त कोटरों में इनको सिक्रेट कर देगी या इनका श्रवण कर देगी, रक्त के साथ उनका परिवहन हो जाएगा। या तो नलिका से युक्त है या फिर नलिका विहीन है। तो जो नलिका युक्त है उसे तो कहा बहिस्रावी, और जो नलिका विहीन है उनको कहा अंतःस्रावी ग्रंथि। नलिका युक्त हो गया बहिस्रावी ग्रंथियां, और नलिका विहीन ग्रंथियां जो हैं वो हो जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है, एंडोक्राइन नहीं, ये एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में हम ये यहां से दो सवाल सीधे समझना। यकृत जब बोलूंगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और जब उसके अंदर आएंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर, तो इसी का उत्तर अवटु या थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। और अंतःस्रावी आप समझ चुके हैं कि किसको कहा, एक ऐसी ग्रंथि जिसके सिक्रेशन या जिसके रसायन को ले जाने के लिए उसकी खुद की नलिकाएं नहीं होती, और वह रक्त कोटरों के माध्यम से उनका परिवहन होता है, वो आपके अंतःस्रावी या नलिकाविहीन ग्रंथियां कहलाती हैं।
तो इस तरह से ग्रंथिल संरचनाएं जो है वो भी महत्वपूर्ण हिस्सा है उत्तक का, और क्योंकि वहां से हार्मोन का स्रवण होता है जिनका विभिन्न विभिन्न क्रियाओं में योगदान है। वंस अगेन रिपीट कर दूं, ये हमारा प्रयास था, आपका प्रयास बनाने के बाद दिखे। फिर आते हैं आप उत्तक के दूसरे प्रकार पे, संयोजी उत्तक। नाम से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, संयोजी उत्तक, अर्थात यह संयोजन का काम करेगा, कनेक्टिंग का काम, दो के बीच जोड़ने का काम होगा। इस उत्तक की कोशिकाओं की संख्या कम होती है और अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होगा। अंतरकोशिकीय पदार्थ का होना जरूरी है क्योंकि जोड़ने का काम वही होगा, वो जगह नहीं होगा तो जोड़ने का स्पेस ही नहीं बचेगा। ये तंतुवत हो सकते हैं, जेली की तरह होंगे, कठोर भी हो सकते हैं, और इनकी जो उत्पत्ति होती है, इस उत्तक का निर्माण, वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। वो आगे आपके 3 स्तर बताए थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें मेसोडर्म से ये बनती है उत्तक, संयोजी उत्तक, और इस 30% बॉडी को बनाता है ये आपके समझने का बड़ा और सवालों का आधार वाला भाग है। फिर संयोजी उत्तक को कुछ अलग अलग हेडिंग से हमने पढ़ा। अंतराली संयोजी उत्तक, ये क्या करता है, बीच के स्थान को भरने का काम करता है। ये धमनी और शिराओं की भित्ति पर होगा। धमनी और शिराएं क्या, हमारे शरीर में रक्त परिवहन का कार्य जो है वो इन धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है। ये डिटेल में आएगा तो अभी अपन और समझेंगे। वसामय उत्तक, ये वो उत्तक है जहां पर शरीर में वसा का जमाव हो जाता है। और वसा का जमाव तो 2 तरीके से हम बड़े अच्छे से पढ़ते आए हैं कि ये अगर पेड़ पौधों की बात करूं तो वहां पर भी मंड रूप में मौजूद रहेगा, और जंतु की बात करें तो ये ग्लाइकोजन के, ग्लूकोज हम लेते हैं, इसमें जितना भाग उपयोगित होता है वो ठीक है, जो बच गया वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। और आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो शरीर से मोटे होते हैं, तो उनके जो पेट है या उनके जो थाइस है या उनके जो मसल्स पार्ट है, उन सब में इस वसा का अतिरिक्त जमाव होता है। और वसा का जमाव यही नहीं, बचपन से शुरू हो जाता है। एक क्रिया हम बड़ी अच्छे से देखते हैं, बच्चे को आप सर्दी के दिनों में रजाई उड़ा दीजिए, वो लात फेंक के हटा देगा। आप दोबारा प्रयास कर लीजिए, थोड़ी देर बाद वो वापस हटा देगा। आपको ठंड खूब लग रही है लेकिन वो बच्चा अपने ऊपर ओढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका कारण होता है उसके शरीर की भूरी वसा, और उस भूरी वसा के कारण उसकी गर्माहट होती है कि बाहर की ठंड उस पर असर नहीं कर रही होती है। और जो हेल्दी होते हैं, ओवर हेल्दी, उनके लिए गर्मी दिक्कत और सर्दी में वो वसा बचाव का काम करती है, सर्दी से उनको ठंड नहीं लगेगी। ऐसी संरचना और कहां है, व्हेल के ब्लबर में, ऊंट के कुबड़ में, मेरिनो बोर्ड की मोटी पूंछ में। ये ऊंट का कुबड़ और वो दोनों तो याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि इसमें उपस्थित उत्तक का प्रकार है, तो वो एक तो कनेक्टिव, दूसरा वसा में। और यहां पे होता क्या है, हम पढ़ के तो जाते हैं वसा में उत्तक क्योंकि वसा होती है, लेकिन वहां ऑप्शन वो वसा में कभी नहीं देगा क्योंकि उसे गलतियां करवानी है। तो वो आपको जो आपके बहुवैकल्पिक भाग हैं उसमें उत्तर संयोजी उत्तक के रूप में लेंगे। श्वेत तंतु, ये आपका पार्ट है मुख्य आज। टेंडेंस या कंडरा का निर्माण करता है, और पीछ लोचदार उत्तक जो है वो लिगामेंट का करता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे ये क्या है। मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि गलती से यदि आपका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर को ये वाला पार्ट खोलना पड़ा, ऑपरेशन करना है हड्डी का, तो स्वाभाविक है कि यहां चीरा भी लगेगा। यहां चीरा लगेगा तो इस पूरे को खोलेगा। खोलने के बाद वो डॉक्टर साहब आपकी बहुत सारी चीजें हटाएंगे, वो ये हटाते हैं। और जब वो ये हटा देंगे अपना काम कर देंगे, लेकिन जब तक ये दोबारा बनेगी तब तक 1.5 से 2 महीने आपको बेहद बेहद दर्द से निकालने हैं।
स्नायु या लिगामेंट ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु है, लिगामेंट है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा। और इस चित्र में आप बेटर देख सकते हैं कि ये लिगामेंट की स्थिति है जो बोन को बोन से, ये आपकी बोन और ये बोन, इन दोनों को जोड़ रहा है। टेंडन ये यहां पर आ गया जो बोन को मसल्स, क्योंकि बोन के ऊपर मसल्स तो है, तो आखिर वो जो मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, उस गति, कंकाल तंत्र, कंकाल गति नहीं कर रहा है, गति जो करेगा वो मसल्स करेगा। मसल्स के कारण गति होती है, यानी पेशियों के कारण जो कंकाल है वो गति करता है। तो हमारी जो अस्थियां हैं उनमें गति के कारण वो मसल्स होती है या पेशियां होती हैं, तो वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इनको जोड़ता कौन है? टंडन जोड़ेगा। किसको? पेशी को अस्थि से, और अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा लिगामेंट। ये प्रश्न का सबसे बड़ा आधार। फिर इसी के बी पार्ट में ये कंकालीय संयोजी उत्तक है। कंकालीय संयोजी उत्तक में कशे रूप में पूरे शरीर को साधने का काम कंकाल, क्योंकि ये हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि बिना कंकाल तंत्र के हमारा शरीर जो है वो मांस का एक लोथड़ा मात्र हो जाता है। बॉडी को जो शेप मिलती है या शरीर को जो आकार मिलता है वो कंकाल की वजह से ही मिलेगा, और वही एक फ्रेम को बनाता है। ये सघन संयोजी उत्तक के बने होते हैं। मेसोडर्म, ये भी वापस समझने वाली बात, मेसोडर्म से विकसित होगा। और जिस तरह से वहां लिगामेंट और टेंडन आया था, ठीक वैसे यहां उपास्थि और अस्थि, और बीच में जो एक रेड लाइन है वो तो 100% बहुत सारे अनगिनत परीक्षाओं के प्रश्न का भाग रहा है। उपास्थि कार्टिलेज की बात बता दूं, और बताने से पहले दिखा दूं, ये कान, इस जिनके कान क्लासों में पकड़े गए हैं उन्हें कुछ बैक याद आ जाएंगे। तो ये काफी जल्दी इस तरीके से मरोड़ लिए जाते हैं। कारण और हिम्मत है तो कि कोई इस अस्थि को मोड़ के दिखा दो, वो होगा नहीं, इतनी पावर है नहीं। तो ये अस्थि है जो मुड़ेगी नहीं, ये उपास्थि है जो मुड़ जाएगी। तो दोनों में अगर अंतर विभेद पूछ लें तो सामान्य सा कारण है कि ये लचीलापन इसमें है, और लचीलापन है इसलिए ये मरोड़ ली गई। उपास्थि ये ठोस, अर्ध कठोर, लचीला संयोजी उत्तक है। ये लरिंग्स में, ट्रेकिया में, दोनों में मिलेगा, ब्रोंकाई में भी उपस्थित है। अस्थि संयोजी ठोस कठोर ये भी है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम, मैट्रिक्स जो इनको जोड़ने का आधात्री पदार्थ होता है, फॉस्फेट के एपोटाइट लवण होते हैं। ये बहुत गहराई से पेपर आए तो ये इस लाइन पे फोकस हो सकता है। ऑस्टियोसाइट्स अस्थि का निर्माण करती है, ये उससे ज्यादा ये सख्त होगी, और ये लचीलापन इसमें होता है। और अब एक इंपॉर्टेंट लाइन ये आपको बता दी, इस चित्र से बताने का कारण यही हुआ है। ये फीमर है, पटेला है, टीबिया है, और फीमर और टीबिया, क्योंकि नॉन स्ट्रीम के लिए बताना बहुत जरूरी। हमारे हाथ की जो अस्थियां हैं, बोन्स है, ये ह्यूमरस कहलाता है। और चूंकि एनसीईआरटी की एक खूबसूरती है कि ये इसको ह्यूमरस में ही अटेम्प्ट करता है, अन्यथा हिंदी मीडियम में तो वापस आपको प्रगंडिका और बहुत सारे नाम पढ़ने पड़ते हैं। तो ये ह्यूमरस है, ये आगे चलकर रेडियस अल्ना है, और ये दो भागों में, दो अस्थियों से, बाहर से एक ही लगती है, दो अस्थियों से मिलकर बनी होती है, रेडियस अल्ना बोलते हैं। ठीक वैसे ही थाइस यानी जंघा की अस्थि, फीमर जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी गई है, और उसके नीचे टिबियोफिबुला होगा। और इन टिबियोफिबुला और फीमर के बीच ये हाइलिन कार्टिलेज का स्थान बनता है, और ये उपास्थि जो है इन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग पार्ट बनाता है। और याद आपको दिलाना है वो ये वाला भाग है। शार्क मछली का पूरा कंकाल उपास्थि का बना हुआ होता है।
अब इसको यह समझना कि शार्क मछली को आपने देखा होगा इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है। वो टेढ़ी होने का कारण उपास्थि अस्थियां मौजूद है। अगर वो अस्थिल होती या अस्थियों से बनी होती तो ये कभी नहीं हो सकता था। तरल संयोजी उत्तक रुधिर है, लसिका है, और इनका एजिंग के साथ बड़ा जबरदस्त संबंध होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उत्तकों में रक्त की आपूर्ति की गड़बड़ होनी शुरू होती है और इसी से क्षमता और दक्षता प्रभावित हो जाता है। इसे आयुकरण कहते हैं। यानी सवाल सीधा सा कि एजिंग या फिर आयुकरण से संबंधित उत्तक है तो वो संयोजी उत्तक, और संयोजी में भी कौन से? तरल संयोजी उत्तक। ये बहुत सारा अंश आपके पढ़ने के लिए है। रुधिर संवहनी संयोजी उत्तक है, क्योंकि बहुत अब तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें बड़ी आसानी से ये हो जाता है, लेकिन रुधिर कुछ समय तक काफी एक अपने आप में सवाल समेटे हुए था कि रुधिर क्या है। तो ये एक सरल संयोजी, ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। और अब सवाल रुधिर क्या है से बढ़कर आगे बढ़ जाते हैं कि रुधिर, इसमें पार्ट कौन कौन से हैं? तो धमनी, शिराएं हैं, कैपिलरीज जो वाहिनियां हैं, और इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इससे पहले इधर देख लें आप, केशिकाओं में से बहता है तब उसका द्रव भाग जो है वो लिम्फ कहलाता है। रक्त जब केशिकाओं से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है कोटरों के माध्यम से, तो वो आपका लिम्फ कहलाएगा। और लिम्फ सिस्टम भी है हमारे शरीर में। ये जो धमनी और शिरा आया था उसको थोड़ा सा आप ये देखिएगा, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन उन भाषा को पढ़ाना विज्ञान नहीं समझता। तो अब आप समझने की बात समझना, पढ़ाने की चेष्टा आपकी तरफ, जहां पढ़ानी थी वहां पढ़ा दी, और ये वो दिखाने से याद होने वाला भाग है, तो हम देख कर ही याद करें, ज्यादा बेटर। इस रूप में बना देता हूं, ज्यादा जल्दी समझेंगे आप। पिछले प्रश्न पे जो भी लिखा हुआ है वो आप बड़ी आसानी से यहां से समझेंगे, और उसके बाद हम उसकी एक एक लाइन को क्लियर करेंगे। अपने आप ही सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आपके हृदय की संरचना है, और ये शरीर से डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 युक्त रुधिर जो है पहुंचता है कहां पे? दायां आलिंद में। ये दायां आलिंद है, और दायां आलिंद और बायां आलिंद ये आपस में एक पट से विभेदित रहता है, जिसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। समझना इसको, इंट्रा और इंटर दोनों में फर्क बताया था। तो अंतरा आलिंद पट से ये विभेदित होते हैं। अब यहां से लब डब की ध्वनि के द्वारा, ये जो धक धक हम बोलते हैं ना, वो लब डब बोलता है साइंस। दाएं आलिंद से एक संकुचन द्वारा ये दायां निलय में रक्त पहुंच गया। दाएं निलय से
पंपिंग के जरिए ये फुफ्फुस में पहुंचता है और इसको जो लेके जा रहे हैं, इसको ले जाने वाली जो संरचना है वो एक मिनट पहले इसको पूरा कर लें। फुफ्फुस से फिर ये बाएं आलिंद में आएगा और बाएं आलिंद में आने के बाद ये पूरे शरीर को जाता है। यहां पर CO2 युक्त था, ये O2 युक्त हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि फुफ्फुस में हम अभी एक घटना देख चुके हैं इसी वीडियो में, गैसीय विनिमय के कारण। ये गैसीय विनिमय के कारण होता है और यहां से जो गया है वो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से गया है और ये जो जा रहा है वो महाधमनी की से जा रहा है और निकला जो है वो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से निकला है और यहां जो है वो महाशिरा के जरिए ये जा रहा है। मतलब ये हुआ कि फुफ्फुस शरीर से महाशिरा के माध्यम से ये CO2 युक्त रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है और दाएं आलिंद से यह फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में पहुंचता है और उन फेफड़ों में गैसीय विनिमय के कारण ये CO2 रक्त में घुल जाती है और O2 का परिवहन होगा O2 का परिवहन होगा रक्त के साथ और CO2 बाहर निष्कासित हो जाती है। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से ये बाएं आलिंद में आएगी और बाएं आलिंद से ये महाधमनी के जरिए शरीरांग की तरफ पहुंच जाती है। यहां से सवाल शुरू होते हैं जो आपने पीछे वाले चित्र में देखे थे, जो महाधमनी है। ये आपकी फुफ्फुसीय धमनी, ये महाधमनी नीले से शरीर की तरफ लेके जाती है ब्लड को और धमनी शिरा और धमनी शिराओं में गमनांग। शरीर से आलिंद में रुधिर आ रहा है महाशिरा विनाकावा के जरिए। इसका मतलब जो ये महाशिरा का मतलब क्या हुआ? शिराओं का गुच्छा यानी शिरा। तो शिरा में कैसा ब्लड बह रहा है? CO2 युक्त। और यहां है महाधमनी एओर्टा। तो एओर्टा में कौन से रुधिर? एओर्टा क्या? धमनियों का पुंज या धमनियों का गुच्छा। तो धमनी में कौन सा रुधिर बह रहा है? O2 युक्त रुधिर। शिरा में CO2 युक्त, धमनी में O2 युक्त। और ये अपवाद है। मुख्य बात आपकी जो है, धमनी में बहता है O2 युक्त रुधिर यानी ऑक्सीजनित रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में यह CO2 युक्त हो जाएगा और शिरा में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहां पे फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाहन होता है और
ये तो हुआ रक्त परिवहन किस प्रकार का है, शुद्ध या अशुद्ध रुधिर, मतलब शुद्ध अशुद्ध कुछ भी नहीं होता, CO2 मिली हुई है तो उसे हमने अशुद्ध कह दिया है, और ऑक्सीजनित है तो वो शुद्ध है। अब दूसरा अंतर इसमें आएगा आपके आलिंद और नीले में। अब देखना, आलिंद में ब्लड आया है और यहां से यहां जा रहा है, और इस आलिंद में भी यही हो रहा है, तो ये जो दीवार है वो अपेक्षाकृत इससे थोड़ी कम मोटी होगी, क्योंकि नीले की दीवार ज्यादा मोटी होगी। उसका कारण है उसकी पंपिंग से, एक बार तो आप ब्लड को फेफड़ों में भेज रहे हैं और दूसरी बार उसी पंपिंग के जरिए आप शरीर के अंदर आपूर्ति कर रहे हैं। तो नीले की दीवारें ज्यादा मजबूत होगी अपेक्षाकृत आलिंद के। तो अब आप जा सकते हैं उस बैक पोर्शन पे जो यहां पे पूरा लिखा हुआ है, धमनी ये जो भित्ति युक्त होता है, हृदय से विभिन्न अंगों को पहुंचाती है। तो महाधमनी में आपने देख लिया, और शरीर में इसके बाद वाल्व इसमें होगा। धमनी के अतिरिक्त ऑक्सीकृत रुधिर, ये आ गया फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में ऑक्सीकृत रुधिर प्रभावित होता है। तो महाधमनी बता दी थी मैंने ऑक्सीकृत, फुफ्फुसीय धमनी वहां पर डीऑक्सीजनेटेड हो गया। सिरा में ये कहानी आएगी कि ये हृदय तक, रुधिर को हृदय तक ले जाती है, और अतिरिक्त शिराओं में अनऑक्सीकृत फुफ्फुसीय शिरा, अपन ने राइट हैंड साइड में फुफ्फुसीय शिरा बनाया था डीऑक्सीजनेटेड, और ये वो बात हुई। वाहिनियां ये गैसीय विनिमय के लिए उत्तरदायी होती है, ये आ गया आपके आदान प्रदान करने में सहायक। तो इस प्रकार से ये एक चित्रात्मक माध्यम से केवल और केवल वो जो परिवहन पढ़ोगे, इतना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। ये हार्ट के 4 भाग बनाने हैं, और ये शरीर मान लीजिए, इससे यहां रक्त को भेजना है, फुफ्फुसीय धमनी बनानी है, यहां फुफ्फुसीय शिरा बनाना है, यहां महाशिरा है, यहां महाधमनी है, और बस इतने, ये CO2 युक्त बना देना। फिर आप, ये आपका आलिंद और ये आएंगे दोनों नीले। इससे दोनों में अंतर भी आप आसानी से समझ सकते हैं। वहां बेटर बना रखा था इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहा। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2 मुख्य प्रश्न लेकर इस क्लास को अपन विराम देंगे। वायु कोश में उत्तक पाया जाता है। वायु कोश आ गया अभी। वायु कोश वही जहां पर गैसीय विनिमय हुई है, और शुरू में ही पढ़ा था, शुरू के एग्जाम्पल में था संयोजी उत्तक, शल्की उपकला उत्तक, उपास्थल, या इनमें से कोई नहीं, उपास्थल होगा नहीं। और अपन ने इसको जब पढ़ा तो बड़े शुरू में ही पढ़ा था कि एल्विलॉय में या वायु कोश में ये मौजूद होगा। यहां पे था आपके वायु उत्तक में लोकेशन, एल्विलॉय में शल्की उपकला सीधी सीधी थी, तो निश्चित तौर पे हम वहां पहुंचे। ये आपके शल्की उपकला इसका उत्तक हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दिखाना जरूरी इसलिए था क्योंकि वायु कोश में उत्तक पाया जाता है, संयोजी और शल्की दोनों में फर्क आएगा बड़ा, तो उसमें चयन हम शल्की का करें। और लास्ट एक जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को यहां लाने का उद्देश्य एकमात्र था वो ये, क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं का भाग रहा है और बड़ा करीब से सेलेक्ट करवाता है। रुधिर का द्रव भाग कहलाता है, यह भी रुधिर से रिलेट करता है और यह भी रुधिर से रिलेट करता है।
इसमें रुधिर का एक भाग हटा देते हैं और ये रुधिर तंत्र की तरह एक लिम्फ तंत्र का या लिम्फ सिस्टम का हिस्सा होता है। इसलिए जब चयन करना हो तो हम इन दोनों में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ते हैं, जबकि हमें आना होता है प्लाज्मा तक, क्योंकि रुधिर जब बढ़ता है तो प्लाज्मा और अन्य जो संगठित पदार्थ है, आपके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं, उनमें पार्ट्स हो जाते हैं और एक बड़ा हिस्सा रक्त का ये बनाकर मौजूद होता है। तो ये दो प्रश्न थे, इस तरह से ये क्लियर हुआ। अब रहा आपका सह प्रभाविता और सहलग्नता। सह प्रभाविता तब होती है जब आपका प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण अगली पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा प्रभाव डाल देते हैं और पूर्ण प्रकटीकरण ना भी हो तो वो मौजूद वहां पर रहेंगे। इसी वजह से वो चित्तकबरियापन आता है जंतु में। और दूसरा सहलग्नता, ये परिसंचरण का कहीं अंश बढ़ा तो ये बता देंगे किस तरह से रक्त में जुड़कर, हीमोफीलिया एक अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे एक्स या वाई गुणसूत्र पर ये जब लग जाते हैं तो उस गुण को या उस कैरेक्टर का वहन करते हैं। वो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से जाना सहलग्नता कह सकते हैं। थोड़ा अंश मात्र उच्चारण दोनों में विभेद डाल देता है। इस तरह से आपकी एक और थ्योरी यहां पे क्लियर करी और द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।